पूर्व विधायक नरेश शर्मा बादली मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। मुद्दा चला हुआ है कुलदीप वत्स का, क्योंकि कहते हैं फर्जी सर्टिफिकेट है। इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है उनके खिलाफ। उनकी टीआरपी से जलने लगे नरेश शर्मा कहीं ना कहीं। मैंने तो नो लडेर मेरे भैया ने साथ जता दिए। भगवान उनका भला करे, जुग जुग जीवोवे। ब्राह्मण सभा 10,000 लोग इकट्ठे, उसके बाद से कहीं न कहीं नरेश शर्मा को कुछ दिक्कत आने लगी है। 10,000 ब्राह्मण, आप गए थे वहां? 10,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए ही नहीं। इस तरह का समाज के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए। जनता जिस पर मेहरबान है वो तो जीतेगा। मैंने तो बोए पेड़ पर मुड़ के तो आम कहां से खाए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था, और आपको पता भी हुआ भली बात थी कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक नहीं है। तो ये ब्राह्मणों ने क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं संवैधानिक पदों पर? हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए। 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को 36 बिरादरी का के लिए काम करना चाहिए। 36 बिरादरी का सम्मान करना चाहिए। जातीय समूहीकरण, जातिवाद का जहर नहीं फैलाना चाहिए। और कब बने तो सीएम में बने, फिर ऐसे वैधानिक पद पे क्या करेंगे बामण बैठ के? और कोई वैल्यू ना होती जी। रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ वो है, कोई स्वतंत्र प्रभार ना होता। हाँ, चापलूसी और चाटुकारिता के आधार पर तो काम काट सके है, बाकी डिप्टी सीएम कुछ ना होता। सर्व ब्राह्मणों की याद आ रही है चुनाव के समय में सब पार्टियों को, और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी को दूध की दूध थोड़ी है। बीजेपी तो कांग्रेस से भी दो चंदे आगे बढ़ चढ़ कर जातिवाद, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है। 4 साल निकल गए, उससे पहले आपने ये जो शिकायत कोर्ट में यहाँ वहाँ क्यों नहीं गए आप? कि जनाब कहते मैं तो विपक्ष में तो आए और कोर्ट में घसीट दिया। मेरे को कुछ करने का अवसर नहीं मिला। जो दम गज्जे मार रखे थे, अब असलियत हकीकत से अवगत करने के लिए मैंने कुछ समय इसको दिया कि ये कुछ करके दिखाएगा। आप पर खोदा पाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। हर मोर्चे पर जनाब फैल हो गए, सिवाय नोटंकी करने के, प्रलोभन देने के, पथ भ्रमित करने के, नौजवानों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं मिला। कुलदीप वत्स आपकी नज़र में क्या जनता के आंसू पे खरे नहीं उतरे? उसके बाद उसने आप कोर्ट में लेके पहुंच गए इनको। 1% भी नहीं। तो आपको लगता है ये वास्तव में ही 10वीं पास है, 12वीं पास नहीं? 1992 में साहब ने 12वीं पास करी थी। 1992 में साहब ने 10वीं पास कर दी। एक ही डेट, एक ही सन। तो साहब जब आगे बढ़े तब पीटी उषा भी पीछे छोड़ दी क्लास पास करने में। एकदम एक साल में 3 क्लास पास कर गए। अब कुलदीप वत्स भी रिएक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कब्र के नीचे से खोद के और देख लेंगे वो, मतलब कई उसकी उनके बयान आए हैं। आमी शामी की टक्कर हो, आज आज सकोटीन छोड़ के कितने बंद कमरे मुझे जोड़ सा लेकर जाएगा वो मर्द। एक समय सादा चौधरी देवीलाल का गढ़ था। कांग्रेस पार्टी को जोड़ा थमड़िया नहीं पा करता भाई साहब। हाथ पा जोड़ जाड़ के दे आते ना तो रात ने जोड़ा फेंक दिया करता, और पार्टी ने मेरे को गले लगा के पीठ में खंजर गोप दिया। कुलदीप वत्स हुड्डा के बहुत नज़दीकी बना चुके हैं, दीपेंद्र के साथ बहुत नज़दीक। जहाँ जिस जगह आप होते थे, आज आपकी जगह वो हुड्डा के साथ थे। हमने तो संकट काल में उनकी मुसीबत में गर्दन देने का काम किया हर जगह, लेकिन ये धक्का मारने का काम मेरा बदला यो ले सका उनसे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं झज्जर में, और झज्जर बादली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नरेश शर्मा बादली मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, और अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखते हैं। आज फिर कई मुद्दों को लेके हम झज्जर में पहुंचे हैं उनके निवास स्थान पे, और बेबाक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुद्दा चला हुआ है कुलदीप वत्स का, क्योंकि कहते हैं फर्जी सर्टिफिकेट है। इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है उनके खिलाफ।
और कहीं न कहीं याचिका दायर करने के बाद राजनीति में एक हलचल सी पैदा हो गई है और कई विषय हैं मेरे पास, कई मुद्दे हैं, उनसे बेबाक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ बातों के हल और सवाल जानने की कोशिश करेंगे, जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी, आपका भी हमारे बादली विधानसभा और झज्जर जिले में पधारने पर नरेश जी, स्वागत करते हैं हम, और तमाम के तमाम दर्शक भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले मुद्दा लेते थे, हरियाणा का चर्चित मुद्दा अभी चला हुआ है, कुलदीप वत्स। आपने केस दायर कर दिया उनके खिलाफ, किन मुद्दों के लेके क्यों केस दर्ज कर दिया आपने उनके खिलाफ? मतलब क्यों नरेश शर्मा जी उनकी टीआरपी से जलने लगे? नरेश शर्मा कहीं ना कहीं, क्या बात है नरेश शर्मा जी, यानी कि कोई आपसे ऊपर नहीं उठना चाहिए ब्राह्मणों में, है ना, बादली विधानसभा क्षेत्र से। यानी कि नरेश शर्मा का तूता बोलना चाहिए, नरेश शर्मा का झंडा फहराना चाहिए। यानी कि आप दबाने की कोशिश करते हैं, जनता कहती है, उनके आपके विपक्ष के कहते हैं, कुलदीप वत्स के लोग कहते हैं कि नरेश शर्मा को हजम नहीं हो रहा है कुलदीप वत्स। वास्तव में क्या ये सच्चाई है? क्यों कर रहे हैं ये काम आप? देखिए, इससे पहले जो चुनाव तो मैंने लड़ा ही नहीं, मेरे को हजम हो ना हो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की जो अनलीगल बातें करते हैं, इनके आधारहीन बातें करते हैं, इनका कोई अर्थहीन बातें है ये। ब्राह्मण एक मिनट, ब्राह्मण सभा 10,000 लोग इकट्ठे, उसके बाद से कहीं ना कहीं नरेश शर्मा को कुछ दिक्कत आने लगी है और नरेश शर्मा कहता है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ज़मीन खिसकने लगी है बादली से, ये डर गए कुलदीप वत्स से और कहीं ना कहीं जलस पैदा हो गई है अंदर अंदर। ये रोहतक में हुड्डा साहब के इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बाद ये सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा नेता बन गया, इतने ब्राह्मण इसने इकट्ठे कर लिए, तो कहीं ये बात तो इधर करो आप। सुनो जी, पहली बात, 10,000 ब्राह्मण, आप गए थे वहां? गया नहीं, लेकिन सुना था हमने मीडिया में। कितने का होगा वो लोग? 1800 सीट का। अगर 2022 का भी होगा। दूसरी बात, 10,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए ही नहीं। तीसरी बात कि जो 36 बिरादरी का चुनाव है, प्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का मेंबर हो, चाहे वो विधायक महोदय हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, इस तरह का समाज के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए। उसको 36 बिरादरी का सेवक बनकर, रक्षक बनकर, रखवाला बनकर, बल्कि मैंने तो सोचा है मैं 36 बिरादरी का बादली विधानसभा का ही नहीं, पूरे समूचे हरियाणा का सर्वेंट बनकर काम करूं, सर्वेंट की तरह। तो हम इन बातों में, जातिवाद की बातों में विश्वास नहीं रखते। और ऐसे अगर ब्राह्मणों के हितैषी थे तो 10 साल मैं विधायक रहा हूं, मेरे में योग्यता नहीं थी। 10वीं फेल आदमी डिप्टी सीएम बना है तो वो लोकहित में नहीं मानता मैं, ना मेरे मन मंत्री बनने की लायक थी। मैं तो एमएलए बनकर अपने इलाके की आवाज़ बुलंद और विकास कार्यों में किसी से पीछे न रहे, 4 चांद लगाना चाहता था और वे लगाए भी मैंने बादली विधानसभा में। आज मेरे इससे पहले तरखड़ जीता था, कोई जातिवाद की बात नहीं है। उससे पहले मैं जीता था, भाइयों की मेहरबानी से जीता था। ये कोई राजनीतिक बात नहीं। ये जो मामला है, ये इसने पहले मेरे पास इनकम टैक्स में केस कराया। 2022 कहते थे जनाब, 2022 में 2002 कहते थे, 2002 में कोई चुनाव नहीं हुआ। 2000 में चुनाव हुआ था। 2000 से लेकर और 2014 तक की नोटिस आए। कालीचरण की जो इनकम टैक्स का कार्यालय कमिश्नर की देखरेख में केस था और उसका डिप्टी कमिश्नर ज्वाइंट डायरेक्टर वो था तोमर। वहाँ मैंने अपना पूरा डाटा पेश किया, जितने लोन थे, जितने भी थे, और मेरे पास कुछ है तो बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को दिया हुआ है। चोरी चौकारी, ठगी ठोरी, झूठी गवाही, गांव की जो चरित्रहीनता के किस्से हैं, देश लकाड़ा तक दे दिया जाता है और वो लोग हरिश्चंद्र बनने के प्रयास करते हैं। तो मेरे जनता जिस पर मेहरबान है वो तो जीतेगा। मैंने तो बोए पेड़ पर मुड़ के तो
आम कहाँ से खाए। मैंने 4 साल का अवसर भी दिया, 4 साल तक नहीं कराया। जब 4 साल अक्टूबर में और ब्राह्मण भाई इकट्ठे हुए, बधाई हो, लेकिन उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, उनके हितों के साथ कुठारघात करने का काम किया जा रहा है, उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे बनानिया है तो पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना था कि नहीं हरियाणा का? पंडित भगवतवार शर्मा जी। ध्यान से सुनो, जाति विशेष की बात नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की भी बात करना नहीं चाहता। अब आपने कुरेद दिया और मैं जवाब ना दूं तो मेरा भाईचारा और जनता नहीं सोचेगी हरियाणा प्रदेश की। अब यूं जुबानी जंग जो है, इसके पास जवाब नहीं था भाई। उसको पंडित भगवत को हटाने में किसकी भूमिका थी? सबसे पहले जो आज ब्राह्मण हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समर्थक होने के दमगज्जे मार रहे हैं, वो पहले नागरिक हैं जिन्होंने विरोध किया था ब्राह्मण मुख्यमंत्री का। और पांचवी बार पार्टी से, जातिगत से और राजनीति से ऊपर उठकर जो पिछली टर्म गई बीजेपी की, रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी से ऊपर उठ कर बात कर रहा हूं। चुनाव हुआ था कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे ब्राह्मण भाई थे जिन्होंने ये कहे भाई कहना ब्राह्मण की बारी है, वोट क्या रहा है बीजेपी की तरह से, तो कितने हाथ पा जोड़ ले। मैं नुकार था ना बनाओ रामविलास ने, वे नुकार थे बन गए हो। तो जब बनाया बनाया है मारा ना रखा तो डिप्टी के अगर कोई नेतृत्व है, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब दुष्यंत बनाया, इसकी सारी शर्त मंजूर कर दी थी, कांग्रेस को समर्थन दे दी। उन्होंने देखा हम समर्थन दे दिया, 31 और 10 41, फिर भी ना होता और बीजेपी के पास था 40, तो टिकाऊ और स्थायी सरकार बीजेपी को चुन लिया उन्होंने। जब वो डिप्टी सीएम बनाया तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था, और आपको पता भी हुआ भली बात थी। हाँ, ये संवैधानिक पद नहीं। हाँ, कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक नहीं है। तो ये ब्राह्मणों ने क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं संवैधानिक पदों पर प्रलोभन देकर? मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण बने, हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए, 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को 36 बिरादरी का के लिए काम करना चाहिए, 36 बिरादरी का सम्मान करना चाहिए, जातीय समूहीकरण जातिवाद का जहर नहीं फैलाना चाहिए। और हम तो 36 बिरादरी की मेहरबानियों से राजनीति करी है और 36 बिरादरी का सम्मान करने हैं। और कब बने तो सीएम में बने, फिर ऐसे वैधानिक पद पर क्या करेंगे बामण बैठ के? और कोई वैल्यू ना होती जी, रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ वो है, कोई स्वतंत्र प्रभार ना होता। हाँ, चलो मान चापलूसी और चाटुकारिता के आधार पर तो काम काट सके है, बाकी डिप्टी सीएम कुछ ना होता, सीएम ही होता है। मान लेते हैं आपकी बात। हमारे साथ नरेश शर्मा बादली से विधायक, पूर्व विधायक बने हो खास बातचीत में, और ये डंके की चोट पे बातचीत रखते हैं। कुछ और जानने की कोशिश कर, बात चल रही है कुलदीप वत्स जो फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और वो भी बादली विधानसभा क्षेत्र से बातचीत उनकी चल रही है। लेकिन बीच में से हुड्डा साहब के साथ वो अच्छे खासे फेवरेट नेता के रूप में गिने जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं नरेश शर्मा ने उनके खिलाफ कोर्ट में ही याचिका दायर कर दी कि वो 10वीं पास हैं, कैसे विधायक बन गए। तो ये भी जानते हैं, हुड्डा साहब के टॉपिक पे बाद में लौटेंगे। कुछ आपने कहा कि इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जातिवाद नहीं किया, आपने कहा मैंने जातिवाद भी नहीं किया। तो ओम प्रकाश धनखड़ से कब से आपकी ट्यूनिंग बनने लगी? उन्होंने नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे को तकलीफ होती है हारने जीतने की, जनता के हाथ में है। प्रजातंत्र में जनता ही भगवान है, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है विश्व का। तो मैं ये कह रहा हूँ जीत हार चलती रहती है। इसने गुमराह करने की कोशिश की। इसने जब मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आया था तो पास और गांव में मेरा ब्राह्मण भाइयों का गांव है, उसमें हमारे भाइयों ने कुछ बीच बिचाड़ा करने की कोशिश की। तो उन्होंने कही कि भी अगर तुम्हारे में से एक को टिकट मिल गया, उसने बेकार रखे थे टिकट मेरे को, मैं लगा लो, तो तुम दीन ईमान से बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ऐसे ने जी फट तेड़ी सी बच्चियाँ थी वहाँ, पूछ पकड़ ली कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, नरेश प्रधान ने टिकट मिल गया था।
मैंने कहा भाई मैं पूछ पाछ नहीं पकड़ू भाई, थारा भाई हूं, खाप इकट्ठी हो गई जिसमें आप भी हो। जो मेरे को मैं खापना एमएलए बनाया था, जो मेरे को दिशा निर्देश देंगे, टिकट मिल गया तो लड़ूंगा, ना तो मैं इस आधार पर बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अब खाप कहेगी और बामण ने टिकट मिल रहा तू मत लड़ा, नहीं, जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे हम। मैं भाइयों के दिशा निर्देश और हुक्म की पालना करूंगा, उनके की। मेरा जो समाज कहेगा मैं वो करूंगा। तुम कहोगे लड़ तो मैं लड़ूंगा, तुम कहोगे मत लड़ तो मैं नहीं लड़ूंगा। चलो मान लेते हैं। सुनो शर्मा जी, हाँ, जब मैं विधायक था तो ये 10-20 आदमी डी में बैठाता था, वहां उपद्रव कराता था, वोटिंग कराता था, हर संभव प्रयास करता था अपमानित कराने के। हमने बहुत कोशिश करी, 1-2 बार फिर इलाज भी करना पड़ा। तो इस तरह के जो आदमी हैं वो अगर बादली हल्के की जनता को गुमराह करेंगे, नौजवानों को पथ भ्रमित करेंगे, कुरीति की तरफ धकेल लेंगे, तो हम बादली हल्के के निष्ठावान सिपाही हैं, जन्मभूमि और कर्म भूमि है यहाँ। तो इस तरह के धूल झोंकने वाले आदमियों से हमारे को दायित्व बनता है कि अवगत करा, सावधान करा अपने इलाके के लोगों को। सावधान कर रहे हैं, लेकिन उल्टा बीजेपी भी तो दूसरा प्रोग्राम जींद में कर दिया, उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को लेके बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जींद के अंदर, उसका तुरंत बाद बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया है। तो आप इस जो करा रहे हैं कि 3,000 आदमी, 4,000 आदमी आए हैं, ये चलो 1800 आदमी, तो कुछ बीजेपी भी बोलती है प्रोग्राम तो वो भी कर रही है, क्या वो भी जातिवाद चल रहा है? नहीं, जातिवाद है। ये चुनाव है ना, चुनाव ही न सारे ब्राह्मणों की याद आ रही है, सर्व ब्राह्मणों की याद आ रही है चुनाव के समय में सब पार्टियों को, और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को सी दूध की दोई है, मैं कब कह रहा हूँ? आपने जिसका पूछा मैं वो उसी का तो बताऊंगा। आपने तो व्यक्तिगत पूछा है, रोहतक में उड्डा ने ये कराया, उसने ये कराया, उसने ये कराया। अब आप बीजेपी का जिक्र लेकर आए हो, तो बीजेपी को दूध की दूई थोड़ी है। बीजेपी तो कांग्रेस से भी 2 चंदे आगे बढ़ चढ़ कर जातिवाद, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है। फिर आप समाज की बात ले आए बीच में। तो मैं ये कह रहा हूँ 10 साल में कितने डिप्टी सीएम बना दिए, मेडल लेकर आए, बोले मैंने वो ब्राह्मण को डीएसपी लगाया, मैंने उसको डिप्टी स्पीकर बनाया, मैंने उसको बनाया। तो जो योग्यता के आधार पर जहाँ फिट हो रहा था, जो मेडल लेकर आए थे, तो आपने 36 बिरादरी के भाइयों को तो कराया, और किसी को आपने छोड़ दिया और ब्राह्मणों को बना दिया हो तो आपने करिश्मा भी कर दिया। तो जो कैटेगरी फिक्स होगी और इसमें वो डिजर्विंग थे, मेडल लेकर आए, तो वो तो चाहे किसी भी जाति विशेष वर्ग से होता, बनाना ही पड़ता, उसको कैसे छोड़ सकते थे? तो ये घड़ियाली आंसू और छोटी लोकप्रियता की राजनीति, अपनी पीठ थपथपाना और वचन भरवाना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ हर वर्ग में, हर जाति में, हर पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, हमारे भी समाज में कुछ है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जाति विशेष वर्ग की बात ना करके 36 बिरादरी और कमेरे वर्ग की आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जो अति पिछड़ा है, गरीबी रेखा से भी जो नीचे चला गया, उन लोगों के जन विकास की योजनाएं, उनके भले की बात करनी चाहिए। और ये विचारधारा होनी चाहिए कि मेरा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मुख्य धारा से कट गए, उनका भला मैं कैसे करने में सक्षम हूं, वो नेता है। शर्मा जी, आपने जो ही ये प्रोग्राम हुआ ब्राह्मणों का, आप एक्शन में आ जाते हैं तुरंत, और कुलदीप बस के खिलाफ कोर्ट में इधर उधर भागा दौड़ी शुरू कर देते हैं। 4 साल निकल गए, उससे पहले आपने ये जो शिकायत कोर्ट में यहाँ वहाँ क्यों नहीं गए आप? अभी मतलब आंदोलन के बाद थोड़ा सा क्यों? आप गलत बात पूछ रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो आप सही बात अब आपको मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बताइए। मैं ये कार्रवाई 15-20 दिन बाद करने गया था, और ब्राह्मण सम्मेलन से जिस भाई की आस्था थी वो गए। उनको मेरे की क्या तकलीफ होगी, उन्होंने मेरी भी मदद कर रखी बेचारे ने। मैं तो उनका एहसान पद हूँ, और प्रजातंत्र में मैं कह चुका मौलिक अधिकार है। मन न जरूरत तो पड़ेगी मैं भी जोड़ी पसारूंगा, उनके पाप पकड़ूंगा। जो मेहरबान होंगे उनका धन्यवाद, ना होंगे उनका भी धन्यवाद।
प्रजातंत्र भाई तमाम मत का प्रयोग करने का मौलिक अधिकार है तेरे पास। ये जो कार्रवाई है ये आज की नहीं है, ये 2-3 महीने पहले की है। पहले हाई कोर्ट में संज्ञान में जाने से पहले जो मास्टर टीम बैठी होती है वो हर अपील जो की जाती है या रिट जो डाली जाती है उसको चेक किया जाता है, फिर कोर्ट के संज्ञान में जाती है। तो ये जब सुनो 3 महीने पहले क्यों, 4 साल पहले क्यों नहीं किया? 4 साल पहले इसलिए नहीं, पहले ये पूछेंगे उसके बाद आएंगे तो। कि जनाब कहते मैं तो विपक्ष में तो आए और कोर्ट में घसीट दिया, मेरे को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। जो दमगज्जे मार रखे थे, अब असलियत हकीकत से अवगत करने के लिए मैंने कुछ समय इसको दिया कि ये कुछ करके दिखाएगा। आप पर खोद्या पाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। हर मोर्चे पर जनाब फैल हो गए, सिवाय नोटंकी करने के, प्रलोभन देने के, पथ भ्रमित करने के, नौजवानों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं मिला। यानी कि आपने बादली विधानसभा जनता की तरफ देखा। बिल्कुल भाई जनता कल यूं ना कहे कि नरेश शर्मा ने पूर्व विधायक ने कोर्ट में घसीट दिया, ये हमारे लिए बहुत कुछ करके जाता, और शर्मा जी ने हमारी चढ़ती बेल को काट दिया। तो जनता के डर के कारण आप चुपचाप रहे, चलो कुछ करेगा करेगा। जनता क्यों? हर एक आदमी सोचता भाई नई सरकार बनी है, इन्हें 1.5 साल देखेंगे, कुछ जनता में सभी अच्छे काम करेगी तो इसको रचनात्मक सहयोग देंगे, और बुरे काम करेगी तो विपक्ष में बैठे हैं इसका जमकर विरोध करेंगे, लोकहितों की बात करेंगे। तो मैं विपक्ष में बैठा हूं और वो कह रहे नकार दिया, तो नकार तो मेरा कौन कौन दिया था? 7 चुनाव इकट्ठे हार गए थे लोग, तो वे नकारे मैं नकारे एक चुनाव हरा दिया। तो मैंने तो 9 लडेर मेरे भैया ने 7 जता दिए। भगवान उनका भला करे, जुग जुग जीवो वे, और मैं उनका एहसान बंद ठीक है। नकार दिया के मेरे गांव में 5 टिकट, 2 इंडिपेंडेंट और 3 टिकट, और मेरा लाडपुर गांव है उसमें 2 टिकट। तो प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है, जहां से मार्जिन मिला था वो तो मत विभाजित हो गया, और पार्टी ने मेरे को गले लगा के पीठ में खंजर घोप दिया। किसने? पीपीपी? क्या पीपीपी ने 30 साल तक साधना करी। क्या है पीपीपी मतलब? आप आज के एजेंडे पे रहने दो ना, कृपा करके थोड़ा सा पीपी की बता दी। आज के एजेंडे पे रहने दो ना, बता दी मैंने आपने जो एजेंडा था आज का। मैं कहता पीपीपी समझ जाइए आप। कोशिश भी करूँ एक बात की कथन ना करूँ, कोई नए मुद्दे आओ, कोई नया एजेंडा आवे, पर मेरे पत्रकार साथी इतने मेहरबान है, घुमा फिरा के मैंने उड़े ही लिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हार जीत चलती रहती है, और उनकी जमानत जब्त भी थी, 7 चुनाव हार भी गए थे लगातार, और फिर भगवान और भाई मेहरबान मेरा न कद हो जा, वे फिर राजनीति में सक्रिय हो गए। चलो ठीक है शर्मा जी। कुलदीप वत्स आपकी नज़र में क्या जनता के सौ पे खरे नहीं उतरे? उसके बाद उसने आप कोर्ट में लेके पहुंच गए इनको? 1% भी नहीं। जनता के, आप जनता के बीच गए? सिरवाए तो रोज जाऊं मैं, तो गए नहीं, रोज का काम है मेरा। 8-9 सालों लिए मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कार्य करता हूँ, मैं नेता थोड़ी हूँ। पार्टी में भी कार्यकर्ता के रूप में काम कराया। ठीक है। हाँ, अपने गिरा कति अपने भाइयों के बीच में तालमेल रखू हूँ, दुख में सुख में जो जहाँ से बेर आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों का शरीक होने के प्रयास करता हूँ, साथ मिलने के। ठीक है। हाँ। अब कुलदीप बस भी कहीं एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कब्र के नीचे से खोद के हाथ देख लेंगे, वो मतलब कई उसकी उनके बयान आए हैं। तो इसको लेके क्या है? आपने जो ही कोर्ट में पहुंचते हैं, आप याचिका डालते हैं, सारा मैटर सामने है, तो आपको लगता है ये वास्तव में ही 10वीं पास है, 12वीं पास नहीं है? देखिए सुनिए आप, हाँ। मैं मौखिक बातें नहीं कर रहा, मैं मौखिक बातें नहीं कर रहा। कब की सर्टिफिकेट है थोड़ा सा बताइए। ये सर्टिफिकेट है जी 14 का, 2014 का सर्टिफिकेट, ये +2 का। ओके। तो उसके बाद कहीं इसमें क्लरिकल मिस्टेक नहीं, अटेस्टेड है, शपथ पत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 फ्रॉम झज्जर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी, ईयर 1992। 1992 में साहब ने 12वीं पास करी थी। फिर 2019 में फार्म कराया,
1992 में साहब ने 10वीं पास कर दी, एक ही डेट एक ही सन। तो साहब जब आगे बढ़े तब पीटी उषा भी पीछे छोड़ दी क्लास पास करने में, एकदम एक साल में 3 क्लास पास कर गए। और जनाब जब उल्टे आए 2019 में तो धड़ाम देनी सी 3 क्लासन 2 क्लासन छोड़ आए, 10वीं रह गए। डॉक्टर वेरी वेरी प्रकार के कोड नेम टाइटल से सतप्रकाश को एसपी गांव में कह देते हैं कोड नाम, जयप्रकाश को जेपी कह देते हैं, सतप्रकाश को एसपी भी कह देते हैं, और धर्मचंद हो, डालचंद हो, देवचंद हो तो उसको डीसी भी कह देते हैं गांव में। लेकिन वो अपना जब कोई पोस्टर या कोई आधार कार्ड या कोई किसी भी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई होती है तो वो डीसी लिख सकते हैं क्या? धर्मचंद ने लिखेंगे ना, डालचंद ने लिखेंगे ना, दुलीचंद ने लिखेंगे ना, सतप्रकाश भाई होगा कोई वो सतप्रकाश से लिखेगा क्या एसपी लिखेगा? तो जनाब तो पोस्टर लगाते थे और जनता की आंखों में धूल झोंकते थे कि बहुत डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, लिपा पोती करते रहे, किंतु परंतु इधर उधर की बात करते रहे, ये बताया नहीं कारवा कैसे पिछले। तो ये तो शपथ पत्र है, इसमें तो दोनों जानकारी है, शब्दों में भी है अंकों में भी है। क्लरिकल मिस्टेक का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और साहब ने आरोपित कर दिया वकील को, बोले किसी वकील ने मेरा टिकट कट गया था। कौन सा टिकट कट गया था भाई? कहता दावेदारी नहीं थी, धीरपाल तो दिया जाता, टिकट दिया भी था जाता तो, और धीरपाल तो ना दिया जाता तो उसके भतीजे का नाम चल रहा था, मेरा कटता तो, इसका तो कहते जिक्र ही नहीं था जब। तो इस मसले को लेकर क्या वास्तव में सजा हो सकती है जो मैटर चल रहा है? देखिए साहब, सजा करना, मेडल पर आना कोर्ट का काम है। किस तरह बादली विधानसभा की और न्यायालय, चुनाव आयोग और विधानसभा में फर्जी जानकारी दे गए, फर्जी आदमी फर्जी जानकारी दे रहे थे और वो गुमराह करने का काम कर रहे थे। तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जहां भी मजबूत विपक्ष होगा तो सत्ता पक्ष की मनमानी नहीं चली जाएगी। तो आज तो बादली विधानसभा का जनप्रतिनिधि यो है, तो हम गुमराह नहीं होने देंगे जनता को, समय समय पर अवगत करते रहेंगे सच्चाई से। तो हमने तो जो एक सच था उसको सामने रखा है जनता के। कोर्ट चाहिए ना गोल्ड मेडल दे दो, कोर्ट की कोई कलम थोड़ी हमारे हाथ में, हमने संज्ञान में ला दिया। अगर ये मेरी बात हो गलत है तो मैं सजा का पात्र हूं। जनाब कह रहे थे कि क्या वो नाक रगड़ के माफी मांगेंगे? मैं अभिमानी आदमी नहीं हूं, जनता का सर्वेंट बन के काम करे है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो सिर्फ नाक नहीं रगड़ूंगा, मुद्दा लौट कर चाहे पेट पलने जाएगा अपने भाई पा पकड़ने पड़ो। उनके चरणों में ही भगवान है मेरे लिए, बादली विधानसभा के जो सम्मानित मतदाता, 100 बार नहीं 200 बार पकड़ूंगा उनके पा। चलो शर्मा जी, कुलदीप बस ने एक बात और भी बोली है कि मैं पागलों का डॉक्टर भी हूँ। तो क्या समझे पागलों का मतलब? क्या मतलब आप पागल हैं, आपका इलाज करना, सीधी सीधी बात ये है कि आपको वो इलाज कर सकते हैं क्या? वो आपका इलाज मतलब कहते पागलों डॉक्टर, मैं पागलों का इलाज भी करना जानता हूँ। देखिए जी, यह अभिमान की बातें हैं। वो एमएलए उन्हें गलत जानकारी दी, हमने कार्रवाई की। इतना पतला हम बिना मुँहते, ठीक। और जब आमी शामी की टक्कर हो, आज आ जाए सिक्योरिटी छोड़ के कितने बंद कमरे में हो जाए, जो सा लेकर जाएगा वो मर्द आ जा, जड़ा कहेगा उड़े आ जा। और बाकी ये बातें शोभा नहीं देती राजनीति में। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो अपनी जुबान गंदी करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो एमएलए है और हम विपक्ष में है, और भाई भी है, वो तो ये भी कह रहा था गाली गलौज करते, ये सारे मिले हुए गाली गलौज कर आज तक करी किसी को? नहीं, हमारे साथ हमारे इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म तो अभी आज तक इंटरव्यू देखा हो मेरा? नहीं, हमारे साथ तो कभी आज तक। और अगर कोई अनपार्लियामेंट शब्द लेकर भी गया होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए मीडिया वालों से भी, और उसका भी कोई गलत शब्द कह दिया हो या किसी को भी कह दिया हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैंने कहा नहीं आज तक, ना कहूँगा। और गाली गलौज करना हमारा ये कर्तव्य नहीं है। हमारा काम है सच्चाई से अवगत करना जनता को। और राजनीति में जो है ना, सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं,
एक समय सादा चौधरी देवीलाल का गढ़ था, कांग्रेस पार्टी का को झोला थमड़िया नहीं पा करता भाई साहब, हाथ पा जोड़ जाड़ के दे आते ना तो रात ने झोला फेंक दिया करता। सूचना आती गाँव में थे साइकिल मोटरसाइकिल लेके भाजा करते, गाड़ी भी बहुत कम थी। अभी थारे झोले कांग्रेस पार्टी के गाल में फेंक रखे। मैं भाई साहब धर्म और ईमान से बताता हूँ, हाथ पैर जोड़ते, रात बीत जाती, एजेंट बनाते, 5 दिन पहले बनाने शुरू कराया करते। विद्यार्थी जो 10वीं 11वीं के स्टूडेंट थे मेरे गुलिया खाप में, ऐसे ऐसे नागरिक हैं जिनको वे जानते नहीं, और वे शुरू से जो लास्ट ये MP साहब का दीपेंद्र जी का इलेक्शन था, इसमें भी वे एजेंट थे। लेकिन आज जहाँ नज़दीकियों की बात करें, कुलदीप बस हुड्डा के बहुत नज़दीकी बना चुके हैं, दीपेंद्र के साथ बहुत नज़दीक, जहाँ जिस जगह आप होते थे आज आपकी जगह वो हुड्डा के साथ ले चुके हैं, क्या कैसा लगता है? नहीं, ये तो जहाँ मर्जी जाए उसका क्या है, हम थे तो निष्ठा से काम किया, पर सच्चाई ये है वो जानते हैं कि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं। मैं 30 साल रहा हूँ, 30 साल अगर थोड़ा पैर उनका फिसल गया ना, जिस तरह मेरा फिसल गया था, इनकम्बेंसी हो गई थी, भाईचारा कुछ नाराज था, वो लाने भी आए थे, और उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के बचाने की बजाय धक्का मारने का काम किया। तो ये उनका अगर थोड़ा बुरा समय आ गया और पैर फिसल गया, हमने तो संकट काल में उनकी मुसीबत में गर्दन देने का काम किया हर जगह, लेकिन ये धक्का मारने का काम किया। मेरा बदला यो लेस का है उनसे। तो शर्मा जी, बादली विधानसभा में पूरे हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं, भारत के, कुछ क्या कहोगे चलते चलते लोग? मैं तो ये कहूँगा कि अब त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, भिन्न भिन्न जो भारतीय संस्कृति की दुशहरा आ रहा है, पर्व आ रहे हैं, मेरे समूचे हरियाणा प्रदेश में और भारत में अमन चैन शांति और तमाम के तमाम नागरिकों की सुख समृद्धि और खुशी में व्यवहार, हंसी खुशी में उन्नति तरक्की के मार्ग पर चलते हुए सारे त्यौहार बीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेश शर्मा खास बातचीत पर रहे थे। मुद्दा था कुलदीप वैस का, क्योंकि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से उन्होंने याचिका दायर की है कोर्ट में। अभी 10वीं फेल और वो नेता बन जाता है, कोर्ट को गुमराह करता है, सारी सर्टिफिकेट वगैरह सारी फाइलें कोर्ट में जमा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारी किसी विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, सीधे हमने डायरेक्ट ऊपर चुनाव आयोग के वहाँ हमने याचिका दायर की है, तो हम किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ हमने याचिका नहीं की, और कुछ ही दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।